गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कृष्ण कुमार, योर फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर 13 स्टडी करेंगे, 10th क्लास का साइंस का, जो कि आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। यानी कि जो आपका एक इलेक्ट्रिक करंट होता है, सिंपल करंट आप कह सकते हो, उसके जो मैग्नेटिक इफेक्ट होंगे वो आपको स्टडी करने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सिंपल इस वजह से कि इसमें न्यूमेरिकल कम आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। अब इसमें हमें स्टडी क्या करना है कि मैग्नेट क्या होता है, वो जो फील्ड क्रिएट करेगा एक सिंपल मैग्नेट, वो कैसे हम स्टडी करेंगे वो हमें देखना है। उसके बाद कोई स्टेट कंडक्टर है, उसमें करंट है, तो कैसे फील्ड क्रिएट करेगा। एक सोलेनॉइड क्या होता है, उसकी फील्ड कैसी होगी। एक कंडक्टर जिसमें करंट है, उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स अप्लाई होगा, और उसी का फिनोमिना मोटर है जो हमें स्टडी करना है। उसके बाद हमें स्टडी करना है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर में। उसी की एप्लीकेशन आपके जनरेटर है। और लास्ट में हमें डोमेस्टिक कनेक्शन देखने की, हमारे घरों में जो लाइट आती है उसमें कौन कौन से वायर होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं। सो ये हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सबसे पहला है मैग्नेट। एक जो बार मैग्नेट होती है उसको हम सिंपल परमानेंट मैग्नेट भी बोल देते हैं। फिक्स शेप की होती है, पर्टिकुलर शेप की होती है, सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर लिया है। इसमें दो पोल होते हैं, एक का नाम होता है साउथ पोल, दूसरे का नाम होता है नॉर्थ पोल। इसके दो पोल होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपकी नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल पे आके आपका टर्मिनेट हो जाती है। यहाँ पर टर्मिनेट ना यूज़ करें तो और भी सही रहेगा, क्योंकि फील्ड लाइन जो है वो मैग्नेट के अंदर भी ट्रैवल करती है, तो ये क्लोज लूप बनाती है। हम ये कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या होती है, क्लोज लूप बनाती है किसी भी मैग्नेट में। तो मैग्नेट क्या हो गया, सिंपल एक मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके। और फील्ड लाइन क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो मैग्नेट के इफेक्ट को शो कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम कंपास की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी एक्टिविटी भी है कि कैसे एक मैग्नेट के पास आप कंपास रखते रहेंगे तो जो डॉट पॉइंट आएंगे उससे आप मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बना सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब क्या है, सिंपल आपकी लाइन्स है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हैं, यही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं। यानी कि ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखें या कंपास रखें तो फील्ड की लाइन में ही एक्सेलरेट होगा, इसलिए हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब जो मैग्नेटिक फील्ड उनकी प्रॉपर्टी क्या है, पहला तो ये साउथ से निकल के नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाएंगे, आउटसाइड द मैग्नेट से बाहर। मैग्नेट के अंदर क्या होगा, साउथ से नॉर्थ होगा। अगला क्या है, ये क्लोज लूप बनाती हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या होगी, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा है वहाँ पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। अगर ये पैरेलल लाइन है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर दूर दूर है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सबसे मेन प्रॉपर्टी, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ पर भी क्रॉस किया यहाँ पर दो मैग्नेटिक डायरेक्शन हो गई। दो डायरेक्शन कभी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने कंपास रखा है तो वो एक ही डायरेक्शन में शो करेगी निडल, दूसरी डायरेक्शन में उसके निडल शो नहीं कर सकती। तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार पूछ सकते हैं कि क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्रॉस नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डायरेक्शन होती है वो एक ही डायरेक्शन होती है, सिंगल डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। अब जो आपका स्ट्रेट कंडक्टर है वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, देखिए ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें मान लो करंट आई है तो इसमें सर्कुलर पैटर्न बनेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का। आपकी बुक में डायग्राम में भी शो कर रखा है। अब सर्कुलर आपका इस तरह से भी बन सकता है और आपका इस तरह से भी बन सकता है, दो डायरेक्शन हो सकती हैं, क्योंकि करंट आपका अपवर्ड भी हो सकता है और करंट आपका डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो पैटर्न अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रेट कंडक्टर का जब करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, कंसेंट्रिक सर्किल, क्योंकि सभी सर्किल का सेंटर एक ही है, सिंगल सेंटर है, तो इनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। अगर आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो हम यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल। इसमें क्या होगा, हम अपने राइट हैंड में वायर को पकड़ेंगे और राइट हैंड में वायर पकड़ने के बाद जो आपका थंब होगा राइट हैंड का उसको ओपन करेंगे, तो जिधर आपका थंब है
वो डायरेक्शन अगर आपकी करंट की है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, किसी भी तरफ हो सकती है, तो वो तो डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। अब आपकी जो फिंगर्स जिस तरफ से कर्व हुई हैं, फिंगर्स आपने जिस तरफ से कर्व की हैं, वो डायरेक्शन किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड की। तो वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए स्ट्रेट वायर। अब एक आपका सर्कुलर लूप है, उसमें करंट होगा तो सिंपल सी बात है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा। उस केस में आप क्या करेंगे? ये देखिए, मान लो एक सर्कुलर रिंग है आपके पास, इसमें करंट है, इसमें भी क्लॉकवाइज करंट हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज करंट हो सकता है। इसमें भी आपका सर्कुलर रिंग्स बनेंगी इस तरह से, इसमें भी आपकी क्या बनेंगी? सर्कुलर रिंग्स बनेंगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे डायग्राम में, बुक में भी डायग्राम है, तो अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, जितनी भी अंदर के पार्ट हैं, और बाहर की तरफ होगी बाहर वालों की डायरेक्शन। तो आपकी दो डायरेक्शन होगी, अंदर इनवर्ड है तो बाहर आपकी क्या होगी? आउटवर्ड, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए। और अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हो तो अंदर वाली डायरेक्शन अलग हो जाएगी, बाहर वाली डायरेक्शन अलग हो जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर्कुलर लूप जो आपका है उसके दो पोल होंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यानी कि जिधर से आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपको जाती हुई दिखाई देंगी वो आपका साउथ पोल होगा, और जिधर से आपको आती हुई दिखाई देंगी वो आपका क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। तो आपका जो सर्कुलर लूप है वो भी आपका एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की तरह काम कर सकता है। अब इसमें भी अगर आपको डायरेक्शन देखनी है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इनवर्ड होगी या फिर आउटवर्ड होगी, तो वो आपका होता है मैक्सवेल स्क्रू रूल। जैसे हम सिंपल जो डेली लाइफ में स्क्रू यूज़ करते हैं, तो जब हम स्क्रू को टाइट करते हैं तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, और क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो स्क्रू आपका अंदर की तरफ जाएगा, तो यानी कि फील्ड लाइन अंदर की तरफ है, करंट आपका क्लॉकवाइज है। अगर आप स्क्रू को लूज करते हो तो आप इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो स्क्रू आपका बाहर आएगा, यानी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर है अगर आपका करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। इसके आपके एक दो डायग्राम और बता देता हूँ, जैसे कि एक आपका होता है ऐसे नॉर्थ और ये होता है साउथ। तो अगर ये मान लीजिए रिंग है, इसमें ये देखिए नॉर्थ की एरो किधर है? इधर, इसकी एरो इधर है, ये कहो एंटी। अगर आपको करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है तो आपकी तरफ जो फेस होगा वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, और अगर आपको इसी में ये देखिए इधर 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 क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे रहा है तो वो कैसा बन जाएगा? साउथ पोल बन जाएगा। ध्यान रखना इसका। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। अब सोलेनोइड होता क्या? सोलेनोइड का मतलब क्या है? एक स्प्रिंग की फॉर्म में हम वायर को टर्न करा देते हैं, जो आपके पेन के जो स्प्रिंग होता है वैसा, इसको हम बोलते हैं सोलेनोइड। अब इसमें जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ से करंट फ्लो होगा, और जब यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो ये आपकी सिंगल सर्कुलर लूप है जिनको आप स्टडी कर चुके हो। यहाँ पर ज़्यादा लूप होगा, इतना ही फर्क है। इससे पहले आपने सर्कुलर लूप पढ़ा है, अब ये आपके पास नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स हैं, तो ये भी क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो इसका पैटर्न भी बिल्कुल आपका बार मैग्नेट की तरह होगा। तो जहाँ से फील्ड लाइन निकलेंगी वो इसका साउथ पोल और दूसरा इसका नॉर्थ पोल। दूसरा जो आपका सोलेनोइड होता है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है बार मैग्नेट में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है। बड़ा ही सिंपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका करंट से बनता है, बार मैग्नेट आपका परमानेंट मटेरियल से बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं करंट के साथ, लेकिन इसकी हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इसका हम पैटर्न चेंज कर सकते हैं, यानी कि नॉर्थ साउथ इंटरचेंज कर सकते हैं करंट की डायरेक्शन यहाँ से या यहाँ से फ्लो कराने से, जबकि यहाँ पर हम फील्ड पैटर्न चेंज नहीं कर सकते, पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। उसके बाद अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स लगेगा। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि फोर्स क्यों लगेगा। देखिए पहले से फील्ड है, वहाँ पर आपके पास वायर है, उसमें करंट है, तो वो भी क्या बनाएगा? फील्ड बनाएगा। और जब दो फील्ड होंगी तो एक दूसरे पर क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। और उसी को हम क्या बोल देते हैं? जब एक स्ट्रेट कंडक्टर आपका या कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स अप्लाई होगा। अब अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है
तो इसका आपको यूज़ करना पड़ेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, आप अपने लेफ्ट हैंड को लीजिए, इसमें से सबसे पहले थंब है, फिर फर्स्ट फिंगर है, फिर सेंटर फिंगर है। इन तीनों को आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेस कीजिए। बुक में डायग्राम दे रखा है हैंड का, उसको आप देख सकते हैं। थंब, फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर, इनको आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखिए। अब आपका जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को। जो फर्स्ट फिंगर है वो किसके लिए है, फील्ड के लिए है। सेंटर फिंगर किसके लिए है, करंट के लिए है। तो यहाँ पर 3 पैरामीटर हैं। अगर 2 पैरामीटर चेंज होंगे तो आपका तीसरा पैरामीटर भी चेंज होगा। तो इस पे कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे 2 पैरामीटर गिवन होंगे कि इधर तो करंट है, इधर आपकी फील्ड है, बताइए फोर्स किधर लगेगा। तो आप तुरंत लेफ्ट हैंड को यूज करके बता देंगे। अब इसी पे ही बेस्ड आपका फिनोमिना है इलेक्ट्रिक मोटर। जो मोटर हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, चाहे वाटर पंप में हो या किसी में ही आपकी मोटर लगी हो, फैन में मोटर लगी हो, जहाँ भी मोटर आपकी लगी है, सारे इसी फिनोमिना पे काम कर रहे हैं। किस पर, कि किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होगा तो उस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स लगेगा। अब ये सीधा सा क्वेश्चन 5 नंबर में भी कई बार आ जाता है, नो डाउट। उस टाइम पर आपको करना क्या है, स्टेप वाइज ये सोल्व करना होगा इसको। पहला इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर करता क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, क्योंकि आप करंट देंगे और आप उससे कुछ काम लेंगे। अब ये फिनोमिना काम किस पे करता है, काम उसी पे करेगा जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा है। क्या, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा और वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, हमें रोटेशनल वर्क मिलेगा। कंस्ट्रक्शन में आपको इसके डायग्राम के बारे में बताना है कि यहाँ पर आपका मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये आपकी कॉइल है जिसको आप आर्मेचर भी कह सकते हैं, ABCD, ये आपकी बैटरी है, ये आपकी की है, ये आपकी स्प्लिट रिंग है। अलग अलग हैं दोनों, इसलिए इनका नाम क्या है, स्प्लिट रिंग, ध्यान रखना। और ये आपकी ब्रशेज हैं। कंपोनेंट में आप इन सब के बारे में बता देंगे। अब वर्किंग देखिए, वर्किंग आप देखेंगे तो कंपोनेंट की डिटेल भी आप देख लेंगे। अब वर्किंग में क्या है, हमें यहाँ से करंट अप्लाई करना। मान लो यहाँ से पॉजिटिव है तो यहाँ से करंट इधर चला गया, ये करंट की डायरेक्शन होगी। अब AB में करंट ऊपर की तरफ है, CD में करंट नीचे की तरफ है। अभी हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है, फोर्स, फील्ड और करंट। अब देखिए यहाँ पर मुझे करंट की डायरेक्शन पता है, फील्ड की डायरेक्शन पता है। फील्ड हमें पता है कहाँ होता है, नॉर्थ से साउथ, और ये आपका ऊपर की तरफ हो गया। तो फील्ड आपका नॉर्थ से साउथ, करंट आपका ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर लग गया, अंदर, इनवर्ड। यहाँ पर AB में किधर लगेगा, इनवर्ड, अंदर की तरफ आपका फोर्स लगेगा। अब CD में आ जाइए, करंट की डायरेक्शन बाहर है, फील्ड उधर है, तो फोर्स किधर लगेगा, आउटवर्ड, CD में आउटवर्ड। आप अपने हैंड से भी देख सकते हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो AB आपका अंदर की तरफ गया, CD आपका बाहर की तरफ आ गया, तो ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, घूमना स्टार्ट कर देगा। अब R1 R2 यहाँ पर इनका काम का है कि यहाँ पर जैसे ही ये चेंज होंगे, रोटेट होंगे, आपका D वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, A वाला पार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है मोशन की, वो आपकी एक ही डायरेक्शन में रहेगी, यूनि डायरेक्शन। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, स्प्लिट रिंग यूज करते हैं, ताकि आपकी मोटर एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहे। जो ब्रशेज होते हैं इनका काम सिंपल क्या है, यहाँ से जो करंट आएगा उसको इस कॉइल में आसानी से इजीली पहुँचाना। ये इसका कंपोनेंट हो गए, वर्किंग होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार 5 नंबर में आ जाता है। अगला पार्ट है आपका EMI चैप्टर का। EMI का मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि मैग्नेट की हेल्प से या मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से आप करंट इंड्यूस करा रहे हैं किसी भी कॉइल में, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पर 2 डायग्राम है, देखिए इन दोनों डायग्राम में करंट कैसे प्रोड्यूस होगा। अब ये आपकी कॉइल है, ये कोई कोर है, या पेंसिल भी ले सकते हैं इसकी जगह, कुछ भी ले सकते हैं। आपका कोई भी आपका मार्कर है, यहाँ पे आपने वायर को स्प्रिंग कर रखा है, ये गैल्वेनोमीटर है। अब सुनो पहले, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें ये बताएगा कि यहाँ पर करंट है या नहीं है। इट विल गिव अस द प्रेजेंस ऑफ करंट। अब यहाँ पर एक मैग्नेट है हमारे पास, नॉर्थ साउथ।
अब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं इधर मैग्नेट को इधर लेके आऊँगा धीरे धीरे, तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा हो जाएंगी। इसको दूर लेके जाऊँगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो जाएंगी। एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है, एक बार डिक्रीज हो रही है। तो जब आप पास लेके आएंगे और दूर लेके जाएंगे, उसी टाइम पर यहाँ पर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। क्योंकि इस फिनोमिना की बेसिक कंडीशन क्या है, चेंज होना चाहिए, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो चेंज कब होगा, जब ये मोशन में इसके पास आ रहा है और इससे दूर जा रहा है। इसके पास ला के भी रख देंगे, ऊपर भी रख देंगे, तो भी नहीं करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस सिर्फ तभी होगा जब तक आपके मैग्नेट क्या है, मोशन में है, चाहे वो पास आए या फिर दूर आए। हाँ, पास आते समय और दूर जाते समय आपकी क्या है, करंट की डायरेक्शन आपस में इंटरचेंज हो जाती है। बस करंट इसमें पहले ऐसे फ्लो कर रहा है पास आते समय, तो दूर जाते समय इसमें करंट आपका इस तरह से फ्लो करेगा। तो आपका चेंज होना जरूरी है, इसका मोशन कंटिन्यू होना चाहिए पास आते समय और दूर जाते समय, वरना आपका करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा अगर आप इसको पास रख भी देंगे तो। सेकंड क्या है इसमें, ये तो आपका मैग्नेट से हो गया। सेकंड आपके पास है, अगर मेरे पास एक ही कोर पर, इसको हम कोर बोलते हैं जिस पर हमने ये रिंग हमने अप्लाई कर रखी है, इन दोनों पे एक ही कोर पे दोनों आपके पास रिंग हैं या कॉइल हैं। अब एक में तो मैंने करंट दे दिया, दूसरे में वही मैंने गैल्वेनोमीटर यूज किया, यानी कि अब ये कॉइल यहाँ पर करंट इंड्यूस करवाएगी। कैसे कराएगी देखो जरा। अब मैंने यहाँ पर करंट दिया, यहाँ पर कॉइल है तो क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। अब वो कैसे होगा देखिए जरा। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, ये मेरे पास की है यहाँ पर ऑन ऑफ के लिए, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो करंट आपका 0 से मैक्सिमम जाएगा। करंट चेंज हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। जब आप इसको बंद करेंगे तो करंट मैक्सिमम से किधर हो जाएगा, 0 होगा, मैक्सिमम से 0। तो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो भी यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा। तो इसमें भी ध्यान से सुन लीजिए, जब आप ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे उसी टाइम पर ही आपको करंट मिलेगा, और दोनों केस में डायरेक्शन अलग है। ऑन करते समय डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट दूसरी कॉइल में डिफरेंट होगी, ऑफ करते समय डायरेक्शन अलग होगी करंट की, लेकिन डायरेक्शन करंट दोनों में बनेगा। लेकिन अगर आप ऑन करके छोड़ देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ऑन करके छोड़ दिया तो करंट कांस्टेंट हो गया, करंट कांस्टेंट हो गया तो फील्ड भी आपकी कांस्टेंट हो गई। तो चेंज होना जरूरी है EMI फिनोमेना में, ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब यहाँ पर अगर आपको करंट की डायरेक्शन निकालनी है, मैं कह रहा हूँ ना, एक बार इधर डायरेक्शन होगी, एक बार उधर डायरेक्शन होगी। अगर आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो आप क्या यूज करोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए था, फोर्स के लिए था, और करंट की डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। बड़ा ही सिंपल है। इसमें भी हम क्या करेंगे, राइट हैंड लेंगे। अब हम इसमें राइट हैंड में थंब, फर्स्ट फिंगर और सेंटर फिंगर, थंब, फर्स्ट फिंगर और सेंटर फिंगर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, बुक में साफ साफ डायग्राम दे रखा है। अब जो थंब है वो वही किसके लिए, फोर्स के लिए, या फोर्स की जगह आप लिख सकते हो मोशन की वजह से, मोशन किधर लग रहा है। जो आपका फर्स्ट है वो आपका किसके लिए है, फील्ड की है, फील्ड की डायरेक्शन किधर है। और जो सेंटर है वो क्या बताएगा आपको, करंट की डायरेक्शन किधर है। तो यहाँ पर अगर आपको मोशन पता है, फील्ड की डायरेक्शन पता है, तो आप फोर्स की करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर आपसे क्या है, मोशन गिवन होगा, किधर जा रहा है, थंब हो गया, मोशन आपका थंब हो गया, और करंट आपको निकालना ही है, और फील्ड आपकी फर्स्ट फिंगर होगी। तो दो चीज़ें आपको गिवन होंगी स्टेटमेंट की फॉर्म में, तीसरा आपको कैलकुलेट करना है। अब इसी पे बेस्ड आपका फिनोमेना है इलेक्ट्रिक जनरेटर। डायग्राम कंप्लीट मोटर जैसा ही है, सिर्फ चेंज क्या है, वहां पर हमारे पास स्प्लिट रिंग थे, यहाँ पर हमारे पास स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग का मतलब कंप्लीट रिंग मैंने यूज किए। देखिए ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। अब देखो ये भी 5 नंबर में आ सकता है, तो इसको भी 5 स्टेप्स में आपको करना है। पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसका नाम। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, जो आपको मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ध्यान रखना।
अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल वही है जो भी हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना, यानी कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं किसी भी कॉइल में तो वहाँ पर क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। वो हम बेसिक प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, एज इट इज़ 3 लाइन वहाँ से लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में सारे कंपोनेंट वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है। वर्किंग अभी हम डिस्कस करते हैं कैसे होगी इसमें। देखिए ज़रा, अब क्या है वर्किंग, यहाँ पर हमें मैकेनिकल एनर्जी देने, यानी कि एक्सल की हेल्प से, आपको बुक में कि यहाँ पर एक एक्सल दिखाई देगा, एक्सल की हेल्प से मैं इस कॉइल को रोटेट कराऊंगा, जो ABCD कॉइल है इसको रोटेट कराऊंगा। रोटेशन का मतलब क्या है, फोर्स लग रहा है, मोशन मिल रहा है। मोशन मिल गया आपको, ठीक है भाई। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही आपके पास, नॉर्थ से साउथ फील्ड भी है। तीसरा क्या रह गया, करंट, यानी कि इसकी रोटेशन आप कैसे रोटेट करा रहे हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऊपर किसको डिपेंड हो जाएगा, करंट डिपेंड होगा कि करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। और जो भी करंट आएगा उसको कौन सेंस करेगा, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको लगभग बताई थी, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि आपकी जो डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन हमेशा आपकी ऑल्टरनेट करने के लिए, इस तरह से करने के लिए आपका करंट की डायरेक्शन आपको ऑल्टरनेट मिलेगी अगर आप स्लिप रिंग यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप स्लिप रिंग यूज़ करेंगे तो करंट की डायरेक्शन आपको एक ही तरफ मिलेगी, हमेशा सेम मिलेगी। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से। ध्यान से पढ़े, डायग्राम है, थियोरेटिकल है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपके पास है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसमें क्या है, हमारे घरों में ये कुछ थोड़ा सा एक डायग्राम है, बुक में भी दे रखा है। देखिए, एक आपके पास न्यूट्रल वायर होती है, एक आपके पास लाइव वायर होती है। 2 वायर हमने सुना है, हम मोबाइल यूज़ करते हैं, कोई भी उसमें 2 पिन होती हैं, एक लाइव वायर के लिए, एक न्यूट्रल वायर के लिए। सबसे पहले हमारे पास बोर्ड फ्यूज़ होता है, मेन फ्यूज़ होता है। यहाँ पर हमने मेन फ्यूज़ अप्लाई किया है। बाई चांस अगर गलती से ज़्यादा वोल्टेज आ जाए या पीछे कोई फॉल्ट हो जाए तो हमारे सिस्टम पर उसका कोई असर ना हो, पहला फ्यूज़ हो गया। उसके बाद ये मीटर है जो हमें बताएगा कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है, उसी के अकॉर्डिंग हमें बिल पे करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, कि हमारे रूम में या अलग अलग पोर्शन में हमारे घर में कैसे कैसे लाइट जा रही है। अब ये मैंने 3 अप्लायंस यहाँ पे दिखाए हैं, कुछ भी हो सकते हैं आपके, फैन, स्विच बोर्ड, प्लग, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें देखिए, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, 2 में तो आपकी लाइव वायर न्यूट्रल वायर गई। अब आपने 3 पिन कई बार देखे होंगे और आपने 5 पिन भी देखे होंगे अपने बोर्ड में। और वो जो ऊपर वाली वायर है वो किसके काम आएगी, वो आएगी अर्थ वायर, वो आपकी क्या है, अर्थ वायर। तो सभी में आपका जो 3rd पिन होती है वो आपकी किसकी होती है, अर्थ वायर की। अब अर्थ वायर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अर्थ वायर यूज़ करते हैं हमारी सेफ्टी के लिए, ह्यूमन के लिए। ध्यान रखिए, थोड़ा बड़ा ही कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं कि जो आपका ये अर्थ वायर है किस लिए यूज़ करते हैं, ह्यूमन के प्रोडक्शन के लिए। इसमें क्या होता है, जो अर्थ वायर होती है वो ग्राउंड के अंदर होती है, 20-30 फुट नीचे इसको दबा देते हैं। अब बाई चांस मान लीजिए हम प्रेस कर रहे हैं, प्रेस के अगर ऊपर वाला कवर आपका मेटालिक है और अंदर से कोई वायर टच होके उसके सरफेस पे टच हो जाती है, तो क्या होगा, हमें करंट लगेगा क्योंकि हमने उसका हैंडल पकड़ा हुआ है। लेकिन अगर हमारा अर्थ वायर कनेक्टेड है, और अर्थ वायर कहाँ कनेक्ट होता है, उसके सरफेस पे। अब देखिए, अगर गलती से उसके मेटल सरफेस पर आपका करंट आ गया, वायर टच हो गया, तो करंट को ग्राउंड जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो हमारे हाथ से जा सकता है और दूसरा जो अर्थ वायर है इसमें से जा सकता है। अब अर्थ वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, हमारा ह्यूमन बॉडी का उससे ज़्यादा होता है, तो सारा का सारा करंट अर्थ वायर से नीचे चला जाएगा, हमें करंट नहीं लगेगा। तो हमारी सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं हम किसको, अर्थ वायर को। दूसरा होता है फ्यूज़। फ्यूज़ भी आपका सेफ्टी आपका अपरेटस होता है। फ्यूज हम यूज़ करते हैं अप्लायंस के लिए, हमारे घरों में 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख की जो भी इंपॉर्टेंट कॉस्टली चीज़ें होती हैं, उनको छोटा सा फ्यूज़ 5, 10, 50 रुपये का फ्यूज़ पूरी चीज़ों को बचा सकता है। अब फ्यूज़ क्या करता है, बाई चांस पीछे से अगर ज़्यादा सप्लाई आ गई, जैसे यहाँ पर फ्यूज़ था, पीछे से ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कोई फॉल्ट हो जाता है, तो ये फ्यूज़ आपका बर्न आउट हो जाएगा। फ्यूज़ की जो वायर होती है
वो आपकी सिंपल लो टेम्परेचर होता है, वो जल्दी हीटअप होकर ब्रेक हो जाती है ज़्यादा वोल्टेज की वजह से। तो फ्यूज़ किसको बचाता है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को। अर्थ वायर किसको बचाती है? ह्यूमन को। ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट क्या होते हैं? ओवरलोडिंग का क्या मतलब है? अगर हम एक ही वायर से कई सारे अप्लायंस यूज़ करते हैं, हम कई बार कर भी देते हैं, एक ही बोर्ड में टीवी लगा दिया, प्रेस लगा दिया, चार्जर लगा दिया, काफ़ी सारी चीज़ें लगा देते हैं, जिससे वो हीटअप होकर ख़राब हो जाता है, बर्नआउट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट का मीनिंग क्या है? अगर हमारी जो वायर्स हैं उनका इंसुलेशन किसी भी वजह से, टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो इंसुलेशन ख़त्म हो जाता है और दोनों वायर आपस में टच हो जाएंगी, तो आपका क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए ओवरलोडिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, फ्यूज़ किस लिए यूज़ करते हैं, अर्थ वायर किस लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपका चैप्टर है जो आपको पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाए।